आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो एग्जाम अभी बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 1799 पद के लिए हुआ था, उसमें जो 21 जनवरी का जो है सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें साइंस के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वो 15 का 15 क्वेश्चन डायरेक्ट किस बुक से पूछा गया था, वो बुक का सोर्स प्रूफ सहित जो हम आज लेकर के आए हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए, बस 10 से 15 मिनट इस वीडियो में लगेगा। इसमें आप लोग देख लीजिए कि हर एक सवाल साइंस का जो है किस बुक से डायरेक्ट हूबहू पूछा जाता है। उसी तरीक़ा से आगे हम लोग तैयारी भी करेंगे, क्योंकि मोटा मोटा बुक पढ़ने के चक्कर में पढ़ तो लेते हैं, जानकारी तो बहुत हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाता है। तो कम पढ़ के जो है हर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो चलिए बुक का सोर्स ही हम लोग देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा, और ये जो है 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का है। बाकी जो 3 शिफ्ट का है वो भी हम बारी बारी से लेकर के आएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पे, कि पौधों में ट्रांसलोकेशन या खाद्य पदार्थ के परिवहन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात इसका मतलब ये है कि पौधा में जो है, पौधा में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा, मान के चलिए फ्लोएम बी नंबर, लेकिन इसका सोर्स भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लास 9th का, कौन सा क्लास, क्लास 9th का पेज नंबर 72 आप लोग निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 72। ठीक, और उसी में जो है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये कट गया है, हम दिखा रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कट गया है थोड़ा। इसमें देखिए यहाँ पे कि पेज नंबर 72 है, ये पेज नंबर 72 क्लास 9th। इसमें देखिए कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम का कार्य दिया हुआ है कि फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, इतना में ही इसका आंसर है कि फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। वहाँ पर भी जो है पूछा गया था यही कि भोजन जो है पौधे में कौन पहुंचाता है। तो यहाँ देखिए फ्लोएम, इसका यही आंसर हो जाएगा। और ये क्लास 9th के पेज नंबर 72 में है, और एनसीईआरटी में, किसमें, एनसीईआरटी में। जो भी प्रश्न इसमें हम बताएंगे अभी सोर्स के रूप में, सारा का सारा जो है एनसीईआरटी से ही होगा। किससे होगा, एनसीईआरटी से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे ये हम लगा दिए हैं स्लाइड, इसका 72 पेज नंबर में है, लेकिन इसमें जो है कट गया है यहाँ पे जहाँ पे आंसर था, इसीलिए हम अलग से आप लोग को दिखा दिए। और जो भी दिखाएंगे हम अभी वो एनसीईआरटी का होगा, और सारा का सारा एनसीईआरटी किसका होगा, 9th और 10th का ही हो। देखिए इसी 2 बुक से सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि साबुन को बनाने की प्रक्रिया में किस यौगिक का उपयोग होता है। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक यौगिक का उपयोग होता है। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट हूबहू कहाँ पर है, तो चलिए देखिए, क्लास 10th का है। कौन सा, क्लास 10th का है ये। क्लास 10th का पेज नंबर 82 निकाल लीजिएगा, और उसी में देखिएगा कि यहाँ पे स्लाइड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बोल रहा है कि क्षार है, एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। अर्थात साबुनीकरण में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक यौगिक सहयोग करता है। तो अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हूबहू जो है क्लास 10th पेज नंबर 82 निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जैसे कि ये सब क्वेश्चन उत्कृष्ट गैस अर्थात नोबेल गैस के बारे में पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन तो वैसे आसान है मान लीजिए, लेकिन आसान भी है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। इसको देखिए कि पूछा गया कौन सा तत्व एक उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस इसमें हो जाएगा नियोन, सी नंबर का। लेकिन इसका अब हम लोग सोर्स देखते हैं। तो ये देखिए, क्लास 10th का, क्लास 10th का है ये, क्लास 10th का पेज नंबर 52 आप लोग निकाल लीजिएगा, और उसमें देखिएगा उत्कृष्ट गैस के बारे में। यहाँ पे 3 गो उत्कृष्ट गैस के बारे में तत्व का नाम दिया हुआ, जिसमें से एक नियोन भी है। अर्थात नियोन इसका सही आंसर हो जाता है। वैसे है ये क्वेश्चन आसान, लेकिन
हूबहू पूछा गया है इसलिए हम दिखा रहे हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग, क्लास 10th पेज नंबर 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो इस स्थिति में उसका वेग एक समान होगा। ठीक, ये कथन दिया हुआ और इसका निष्कर्ष देखिए। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है। तो इसमें देखिए क्या है कि इसका कथन जो है 1 नंबर का गलत होगा और निष्कर्ष जो है आर सही है। निष्कर्ष क्या है? सही है। अब ये डायरेक्ट हूबहू कहाँ से पूछा गया है, तो ये अब ले चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए कि बोल रहा है लास्ट में कि उसका वेग एक समान होता है। वेग एक समान, इतना को याद रखिए। चलिए अब देखते हैं इसका सोर्स। इसका सोर्स देखिए, जो उसका कथन दिया हुआ है, तो ये जो है क्लास 9th का पेज नंबर 93, क्लास 9th का पेज नंबर 93, जो कि उसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक बिंदु पर जो है, प्रत्येक बिंदु पर जो है समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसका कंक्लूजन है कि इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। यही देखिए, उसमें लिखा हुआ था कि समान होता है, लेकिन यहाँ पर जो है लिखा हुआ कि परिवर्तित होता है। तो वहाँ पे तो समान है इसलिए गलत हो गया। अगर परिवर्तित रहता तो वो सही हो जाता। देख लिए डायरेक्ट। अब उसी में जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसका वेग एक समान होता है, लेकिन वहाँ पे बोला परिवर्तित होता है। अब इसका निष्कर्ष के बारे में जो हो जाएगा, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और दिशा बदलने पर वेग बदलता है। तो ये जो है, इसी में देखिए क्लास 9th का ही, क्लास 9th का पेज नंबर 84, क्लास 9th का पेज नंबर 84, दिशा के साथ चाल के बारे में, अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है एक टॉपिक, उसी में है। यहाँ पे देखिए वेग का परिभाषा उसमें एक तरह से पूछा था। तो यहाँ देखिए, चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसका 84 पेज नंबर में है। कौन सा क्लास में? 9th के एनसीईआरटी में। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो इसको तो कहते हैं कोशिका विभाजन। वैसे ये भी क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन हूबहू दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी। क्लास 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 126 में हम यहाँ पे लिख दिए हैं, पेज नंबर 126। यहाँ पे देखिए, इस पूरा कंक्लूजन यहाँ से निकालेगा तो वही सारा बात इसमें लिखा हुआ है। और हम लास्ट में इसका डायरेक्ट आंसर ही पढ़ते हैं कि परिणाम था एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है, अर्थात कोशिका विभाजित होती है तब एक कोशिका दो कोशिका बनाती है, अर्थात कोशिका विभाजन। ये डायरेक्ट आंसर यहाँ से हो गया, पेज नंबर 126, क्लास 10th। हर एक प्रश्न 9th और 10th के ही एनसीईआरटी से पूछा गया। अब देखिए अगला प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। तो वैसे ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन चलिए डायरेक्ट हम दिखा देते हैं कहाँ पे है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा वैसे वायुमंडलीय अपवर्तन, लेकिन इसका हूबहू देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पेज नंबर 186, क्लास 10th में निकालिएगा एनसीईआरटी का। तो उसमें एक टॉपिक है तारों का टिमटिमाना, और पहला लाइन में ही लिखा है कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। हूबहू क्वेश्चन देख लीजिए, क्लास 10th पेज नंबर 186 एनसीईआरटी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नामक चैप्टर से कि यदि एक सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह बढ़ जाएगी। ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये देखिए कहाँ से पूछा गया है। तो ये देखिए, क्लास 10th का एक चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और उसमें जो है पेज नंबर 221 निकाल लीजिएगा। और उसमें जो है और भी बहुत सारा बात उसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर पे ही लेकर चलते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है। यही प्रश्न है कि परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होगी, अर्थात यह बढ़ जाएगा। और यही प्रश्न था क्लास 10th पेज नंबर 221, देख लीजिए हूबहू। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है कि रंध्रों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया नियंत्रण करने वाली कोशिकाओं को गार्ड कोशिकाएं अर्थात द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। कथन है ये ए। और निष्कर्ष आ रहा है कि जब रंध्र बंद होते हैं तो गार्ड कोशिकाएं बाहर निकलने के कारण सिकुड़ जाती है। तो इसमें क्या है कि इसका कथन सही है, निष्कर्ष गलत है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी नंबर। लेकिन ये देखिए डायरेक्ट दोनों चीज कहाँ से पूछा गया है, तो देखिए ये यहाँ से है। क्लास 10th का जो है, क्लास 10th का पेज नंबर 92 निकाल लीजिएगा। और उसमें है कि देखिए हूबहू है कि छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका का कार्य है, यही तो दिया हुआ था कथन में। ठीक, तो ये तो इसलिए वो चीज़ वहाँ पे भी लिखा हुआ था, तो यहाँ भी लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये सही हो गया। और निष्कर्ष जो है, तो निष्कर्ष के बारे में देखिए यहाँ पे सिकुड़ने वाला लास्ट में यहाँ पे ये दिया हुआ था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका उल्टा वहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाता है वहाँ पर। तो देख लीजिए क्लास 10th पेज नंबर 92। अगला प्रश्न है कि तनु जिंक के छोटे टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है। तो एक अभिक्रिया होता है, तो उसमें है कि गैस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा गैस निकलता है। तो ये तो हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन इसका वो हूबहू देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे तनु जिंक मतलब जिंक को जब HCl से अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या होगा। तो जिंक एक धातु है। और देखिए पेज नंबर, ये देखिए क्वेश्चन कितना 97 का, तो ये देखिए 97 का जो है पेज नंबर 48 क्लास 10th, कौन सा क्लास 10th, पेज नंबर 48 क्लास 10th में पढ़िएगा क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। धातु मतलब जिंक भी जो है धातु है, तो धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो धातु प्लस तनु अम्ल लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो वहाँ पे गैस के बारे में पूछ रहा था, तो यही इसका हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। हूबहू क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से पूछा गया। वैसे ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन हम दिखा देते हैं हूबहू कि पुतली, रेटिना, लेंस और कॉर्निया का कार्य पूछा है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 2 3 1 4 ऑप्शन है। मतलब पुतली का हो जाएगा 2 नंबर, मतलब ये प्रकाश की मात्राओं को ये दो, 1 का 2 हो जाएगा। ठीक, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और बी का 3 हो जाएगा तो रेटिना, जहाँ चित्र बनता है। उसके बाद सी का जो है 1 हो जाएगा और डी का 4 ही होगा। अब देखिए ये हूबहू कहाँ से पूछा गया, मतलब पुतली, रेटिना, लेंस और कॉर्निया याद रखिए। और ये चलिए देखते हैं। तो ये देखिए पेज नंबर जो है 178 निकाल लीजिएगा क्लास 10th में। यहाँ पे देखिए रेटिना के बारे में दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉर्निया के बारे में दिया हुआ है। तो रेटिना का कार्य क्या होता है, क्या होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद जो है जैसे रेटिना देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब चित्र बनता है। उसके बाद कॉर्निया का क्या कार्य होता है, तो ये दो तो हो गया 178 में। और उसी में जो है अगला पेज 179 निकाल लीजिएगा, क्लास 10th का ही 179। और उसमें देखिएगा तो यहाँ पर देखिए लेंस का कार्य दिया हुआ है। ठीक, तो यही और उसके बाद पुतली का कार्य दिया हुआ है। तो वो चारों का चारों यहीं पे हो गया, मतलब 178 179 क्लास 10th में। और प्रश्न देखते हैं। आप देखिए ये प्रश्न, देखिए ये प्रश्न कितना एक तरह से मुश्किल लग रहा है कि कहाँ से पूछ दिया है। तो चलिए इसको क्या है कि किताब में जो है किस्त में दिया हुआ है और यहाँ पे एक ही बार पूछ लिया है। ये देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए याद रखिए कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। तो देखिए धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है क्लास 10th निकाल लीजिएगा इसमें, क्लास 10th। ठीक, और देखिए धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल जो है, तो ये जो है पेज नंबर 24 क्लास 10th में है। ठीक, उसके बाद देखिए ये वाला जो है ये समीकरण 26 पेज नंबर में है। ठीक, और ये सी वाला जो है ये 23 नंबर में है। और ये डी वाला भी 23 नंबर में है। टोटल हूबहू है। चलिए देख भी लेते हैं। देखिए धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल है ना, देखिए
देखिए यहाँ पे पेज नंबर 24 में धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस जल। तो यहाँ देखिए धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल तो लवण प्लस जल, ये इसका 3 का हो जाता है। ठीक। अब अगला देखिए HCl प्लस H2O। तो HCl प्लस H2O देखिए इसमें क्लास 10th का पेज नंबर 26 निकाल लीजिएगा। 26 देखिए HCl प्लस H2O, तो ये H3O प्लस और Cl माइनस हो जाता है इसका आंसर। यहाँ देखिए ये देखिए H3O प्लस Cl माइनस। ठीक है। अब देखिए सी नंबर का, सी में दिया हुआ था धातु के कार्बोनेट प्लस अम्ल। ठीक है। तो अब देखिए ये जो है पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा, 23 क्लास 10th का है। और क्लास 10th में पेज नंबर 23 में देखिए तो यहीं पे ये दिया हुआ है। ठीक, देख लीजिए। और एक और जो दिया हुआ है समीकरण वो भी यहीं पे है। तो सब का सब हो गया। ठीक, NaOH प्लस HCl। ठीक ना, ये वाला NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O हो जाता। तो देखिए यहाँ पे NaCl प्लस H2O है ना यहाँ पे 4 नंबर में, ये देखिए। तो इस तरीका से देखिए हु बहु क्वेश्चन कैसे चारों क्वेश्चन लेकर के पूछा गया था। पेज नंबर जो है इसका पेज नंबर हम फिर से बता देते हैं कि कहाँ पे है। कि देखिए ये जो है 1 नंबर का जो पेज नंबर 24 से मिलेगा, ये बी नंबर का पेज नंबर 26 और ये दोनों सी और डी पेज नंबर 23 मिलेगा क्लास 10th NCERT साइंस। साइंस है तो साइंस में ही नहीं मिलेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, और है क्या। हाँ ये देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी उतना। देखिए निम्न में से सही कथन कौन सा है, तो सही कथन इसमें तो सी नंबर हो जाएगा, लेकिन आप इसको जो है देख सकते हैं पेज नंबर 46, ये भी क्लास 10th का ही है। और इस पूरा कहानी को जब पढ़िएगा ना तो देखिए Al2O3 वाला समीकरण यहाँ पे भी दो गो है। इसको पूरा अगर पढ़िएगा तो वहीं से निकल करके उसका आंसर आएगा। और पेज नंबर ये 46 हो गया क्लास 10th। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ये प्रश्न देखिए एक वैसे तो ये सीखने की चीज़ है कि समीकरण संतुलित है या नहीं, फिर भी ये समीकरण इसमें से कौन सा संतुलित है या नहीं, तो समीकरण भी सहित जो है हूबहू पूछ दिया है, वैसे इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन पेज नंबर जो है आप लोग निकाल लीजिएगा 33, और उसी में देखिएगा ये समीकरण यहाँ पे दिया हुआ, अर्थात ये हुआ कि समीकरण भी डायरेक्ट बैलेंस करने के लिए हूबहू पूछ रहा है NCERT से। पेज नंबर 33, ये भी क्लास 10th का ही है, अर्थात ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 10th से ही पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देख, हाँ ये देखिए तो ये प्रश्न एक समय और दूरी का जो है एक ग्राफ दिया हुआ था और इसमें पूछ रहा था कि इसका क्या आंसर होगा। तो ये देखिए इसका आंसर तो होगा वैसे कि वस्तु अस्थिर है। वस्तु अस्थिर इसलिए हो जाएगा जैसे कि देखिए ये समय है और ये दूरी है। तो समय देखिए इस समय वाला जो ग्राफ है यहाँ पे ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूरी जो है 20 किलोमीटर पे जा करके ये ऊपर नहीं भाग रहा। ऊपर भागता तो इसका मतलब दूरी भी भागता, सिर्फ समय भाग रहा है, दूरी उतना का ही उतना है। मान के चलिए 12 बजे से 1 हो गया, आप जहाँ पर थे वहीं पर है, अर्थात क्या है कि आप अस्थिर हैं, जा ही नहीं रहे हैं। और यही ग्राफ जो है पूछा गया था। तो इसको आप लोग जो है पेज नंबर निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 87 निकाल लीजिएगा 9th क्लास का। ठीक, और दूरी समय जो ग्राफ दिया हुआ यहीं पे सारा ग्राफ के बारे में समझाया गया है, यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, वो बहुत क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए एक प्रश्न है कि मस्तिष्क में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका तो कार्य ये हो जाए कि यह मस्तिष्क को बाहरी झटकों और चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अभी तक ये प्रश्न हम नहीं खोज पाए हैं कि कहाँ से पूछा गया है। ठीक, तो ये भी हम अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देख लिए कि प्रत्येक प्रश्न किस तरीका से NCERT से पूछा जा रहा है और कौन सा NCERT, तो ओनली 9th और 10th से। ठीक, तो इस तरीका से जो है, और ये जो हो गया 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट हो गया। ठीक, बाकी जो 3 शिफ्ट का 18 का फर्स्ट और सेकेंड और 21 का फर्स्ट, उन तीनों का भी हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और इसी तरीका से उसका हम सोर्स बता देंगे। थैंक यू।